नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही छोटा लेकिन कमाल का दस्तावेज है। ये एक विशेषज्ञ पाठ का अंश है जो कैलकेरिया आर्सेनिकोसा नाम के एक पदार्थ की क्लिनिकल प्रोफाइल बताता है। तो आज का मिशन ये है कि इस घनी जानकारी को परत दर परत खोला जाए और समझा जाए कि आखिर ये है क्या। और देखिए, शुरुआत तो इसके नाम से ही होती है, कैलकेरिया आर्सेनिकोसा। सुनने में ही ऐसा लगता है जैसे चूना यानी कैल्शियम और आर्सेनिक का कोई कॉकटेल हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसका दूसरा नाम जो स्रोत में दिया है वो है आर्सेनाइट ऑफ लाइम। इससे तो ये और भी साफ हो जाता है। और यही हमारी शुरुआती चाबी है ना? हम एक ऐसे पदार्थ की बात कर रहे हैं जिसमें दो बहुत अलग अलग तत्वों के गुण हो सकते हैं। एक तरफ कैल्शियम जो हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है, और दूसरी तरफ आर्सेनिक, जिसे हम आम तौर पर एक जहर के तौर पर जानते हैं। बिल्कुल। तो ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये तो है। तो चलिए फिर इसके सबसे पहले और मुझे लगता है सबसे अजीब हिस्से पर चलते हैं, इसकी शारीरिक बनावट या कॉन्स्टिट्यूशन। स्रोत कहता है कि ये दो बहुत ही अलग तरह के लोगों से जुड़ा है। पहले वो शराबी जिन्हें शराब छोड़ने के बाद शिकायतें होती हैं, और दूसरे मोटी औरतें जो रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के करीब हैं। सच कहूं तो ये दोनों ग्रुप एक साथ पढ़ के मुझे थोड़ा झटका लगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है। पहली नजर में इन दोनों में कोई भी समानता नहीं दिखती। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा गहरा सोचें तो एक पैटर्न नजर आता है। जब कोई सालों पुराना शराबी शराब छोड़ता है तो उसका शरीर एक बहुत बड़े विड्रॉल शॉक से गुजरता है। पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा मेटाबॉलिज्म जो एक चीज पर निर्भर था वो अचानक हिल जाता है। ठीक है, वो तो समझ आता है, एक तरह का सिस्टम क्रैश। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ देखिए, मेनोपॉज से गुजर रही एक महिला, उसके शरीर में भी एक बहुत बड़ा हार्मोनल तूफान चल रहा होता है। एस्ट्रोजन का लेवल गिरता है जिससे शरीर में हर तरफ, नींद से लेकर मूड और हड्डियों तक हर चीज पर असर पड़ता है। तो दोनों ही मामलों में शरीर एक बहुत बड़े बदलाव और एक गहरे आंतरिक तनाव से जूझ रहा है। तो शायद ये पदार्थ किसी एक बीमारी के लिए नहीं, बल्कि शरीर की इस हाई अलर्ट या अस्थिर अवस्था के लिए है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जिनका सिस्टम ही ओवरलोड हो चुका है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन है। स्रोत में शराब की तेज इच्छा का भी जिक्र है और उसकी तुलना एसआर और सुलैक से की गई है। इन तुलनाओं का क्या मतलब है? अच्छा हुआ आपने ये पूछा। ये तुलनाएं एक तरह के शॉर्टकट हैं। एसआरएम यानी एसआर और सल्फ्यूरिकम यानी सुलैक, ये भी ऐसे पदार्थ हैं जो शराब की तीव्र लालसा के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। तो जब स्रोत इनकी तुलना करता है तो वो हमें बता रहा है कि कैलकेरिया आर्सेनिकोसा में भी ये लालसा उतनी ही प्रबल और विशिष्ट हो सकती है। ये सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक शारीरिक जरूरत जैसी महसूस होती है। ये हमें उस व्यक्ति की निर्भरता की गहराई दिखाता है। समझ गई। तो अगर शरीर और मन इतने बड़े तनाव से गुजर रहे हैं, जैसा आपने कहा सिस्टम ओवरलोड की स्थिति में है, तो इसका असर उनकी मानसिक और भावनात्मक हालत पर भी तो पड़ता होगा। स्रोत इस बारे में क्या बताता है? बिल्कुल। और यहां से तस्वीर और भी साफ होने लगती है। स्रोत का पहला मानसिक लक्षण बहुत सीधा और गंभीर है, गहरी मानसिक उदासी। इसमें कोई शक शुबा नहीं, ये एक गहरी भारी उदासी की बात कर रहा है। लेकिन असली कहानी अगले लक्षण में छुपी है। हाँ, वो मैंने भी नोट किया है। मामूली से भावना से भी दिल की धड़कन बढ़ जाना। ये तो बहुत ही अजीब है। मतलब जरा सा कुछ महसूस हुआ, चाहे खुशी हो या घबराहट, और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये तो ऐसा है जैसे शरीर और भावनाओं के बीच का वॉल्यूम कंट्रोल ही खराब हो गया हो। आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, वॉल्यूम कंट्रोल खराब हो गया। यही इसकी खासियत है। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये एक अति संवेदनशील उदासी है। कल्पना कीजिए कि आपका नर्वस सिस्टम एक गिटार के तार की तरह है जिसे इतना कस दिया गया है कि हल्की सी हवा के झोंके से भी वो बजने लगता है। यही हालत यहां हो रही है। मानसिक स्थिति इतनी नाजुक है कि जरा सी भी इमोशनल हलचल सीधे शरीर पर एक बड़ी प्रतिक्रिया पैदा कर रही है, धड़कन के रूप में। और ये सीधे तौर पर हमारे सिस्टम ओवरलोड वाले आइडिया से जुड़ता है। जब सिस्टम पहले से ही अपनी सीमा पर काम कर रहा है तो कोई भी छोटा सा इनपुट उसे ओवरलोड कर सकता है। एग्जैक्टली। ये मानसिक और शारीरिक लक्षण एक ही कहानी कह रहे हैं। शरीर और मन का कनेक्शन इतना नाजुक और तनाव में है कि वो एक दूसरे से अलग काम कर ही नहीं पा रहे हैं। मन में एक लहर उठती है और शरीर में सुनामी आ जाती है। और स्रोत इसकी तुलना लिथनिया से भी करता है।
स्थिर करने और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने से जुड़ा एक जाना-माना पदार्थ है। तो ये तुलना हमें इस लक्षण की गंभीरता का अंदाजा देती है। वाओ, ये तो शरीर को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये पदार्थ शरीर के खास सिस्टम्स पर क्या असर डालता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल और खून की नसों पर। स्रोत में एक लक्षण है, सिर और छाती के बाईं ओर खून का दौरा। ये सुनने में बहुत इंटेंस लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही तीव्र शारीरिक अनुभव है। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे अचानक सारा खून जोर से उसके सिर और छाती के बाएं हिस्से की तरफ दौड़ गया है। इससे घबराहट, गर्मी और एक दबाव महसूस हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसकी तुलना एमिलेनियस और ग्लोन जैसे दूसरे पदार्थों से करता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये लक्षण कॉमन है? ये तुलना हमें एक संदर्भ देती है। जैसे ग्लोनेनियम यानी ग्लॉन में भी सिर में खून का दौरा महसूस होता है, लेकिन वो अक्सर बाहरी वजहों से जुड़ा होता है। जैसे तेज धूप में रहना? हाँ, या अचानक गुस्सा आने से। जबकि यहाँ कैल्केरिया आर्सेनिकोसा में ये एक अंदरूनी बेचैनी और भावनात्मक स्थिति से जुड़ा लगता है। तो स्रोत हमें बता रहा है, देखो, ये लक्षण और भी जगहों पर मिलता है, लेकिन हमारे वाले मामले में इसकी वजह और एहसास थोड़ा अलग है। यही वो सूक्ष्म अंतर है जिसे समझना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ लक्षण नहीं बल्कि लक्षण का फ्लेवर भी बताता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, नर्वस सिस्टम। एक मिनट, मैं इसे ठीक से पढ़ना चाहती हूँ। दिल के वॉल्वुलर रोगों से होने वाली मिर्गी, मतलब दिल के वॉल्व में कोई समस्या किसी को मिर्गी का दौरा दे सकती है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। ये तो शरीर की वायरिंग के बारे में मेरी समझ को ही चुनौती दे रहा है। और यही इस प्रोफाइल का सबसे क्रांतिकारी बिंदु है। आमतौर पर हम मिर्गी को दिमाग की एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम मानते हैं, उसका दिल से क्या लेना देना। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत हमें एक गहरा कनेक्शन दिखा रहा है। ये कह रहा है कि शरीर एक मशीन की तरह नहीं है जहां हर पुर्जा अलग अलग काम करता है। ये एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिल दिमाग को कैसे प्रभावित कर रहा है इस मामले में? सोचिए, अगर दिल के वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो दिमाग में खून का बहाव अनियमित हो सकता है, कभी कम कभी ज्यादा। ओके। इस अनियमितता से दिमाग के नाजुक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी पैदा हो सकती है, जो मिर्गी के दौरे के रूप में सामने आ सकती है। ये बिंदु इस विचार को पुख्ता करता है कि हम शरीर को टुकड़ों में नहीं देख सकते। दिल की एक मैकेनिकल समस्या दिमाग में एक न्यूरोलॉजिकल समस्या पैदा कर रही है। ये शरीर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक सीधा लिंक है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो दिल की धड़कन का भावनाओं से जुड़ना और दिल की बीमारी का मिर्गी से जुड़ना, ये सब एक ही बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। अब हम स्रोत के आखिरी हिस्से पर आते हैं, रिलेशन यानी संबंध। इसमें दो हिस्से हैं, तुलना करें और इसके बाद अच्छा काम करता है। इनका क्या प्रैक्टिकल मतलब है? ये हिस्सा एक प्रैक्टिशनर के लिए गाइडबुक जैसा है। पहला, तुलना करें, जिसमें कैल्केरिया आर्सेनिकोसा, ग्लॉन, पल्स जैसे नाम है, वो एक तरह से कह रहा है, सावधान रहो, इन सभी पदार्थों में कुछ लक्षण कैल्केरिया आर्सेनिकोसा जैसे हो सकते हैं। जैसे हमने ग्लॉन की बात की। बिल्कुल। कोनियम यानी कॉन में भी चक्कर और कमजोरी हो सकती है। पल्सिटिला यानी पल्स में भी भावनात्मक अस्थिरता होती है। तो ये सूची हमें याद दिलाती है कि सिर्फ एक दो लक्षण देखकर फैसला न करें, बल्कि पूरी तस्वीर को समझें और सही पदार्थ चुनने के लिए इनके बीच के बारीक अंतरों को पहचानें। और दूसरा हिस्सा इसके बाद अच्छा काम करता है। इसमें लिखा है कि ये कोनियम के बाद खासतौर पर लिम्फेटिक, सोरिक या ट्यूबरकुलर लोगों में अच्छा काम करता है। ये शब्द लिम्फेटिक, सोरिक, ट्यूबरकुलर, ये क्या है? ये तो बहुत टेक्निकल लगते हैं। ये पुराने शब्द हैं जो एक व्यक्ति की गहरी अंतर्निहित स्वास्थ्य प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। इन्हें आप शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। अच्छा। लिम्फेटिक का मतलब है ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम, खासकर लिम्फ नोड्स, थोड़ा सुस्त होता है। अच्छा, जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम होता होगा। हाँ, या ग्रंथियों में सूजन की शिकायत रहती है। सोरिक एक बहुत पुरानी अवधारणा है जो शरीर की एक तरह की पुरानी अंदरूनी खुजली या बेचैनी को दर्शाती है, जो अलग अलग बीमारियों के रूप में बाहर आती है। और ट्यूबरकुलर उन लोगों की प्रवृत्ति को बताता है जो जल्दी थक जाते हैं, वजन कम होता है और जिन्हें फेफड़ों या श्वसन प्रणाली से जुड़ी समस्याएं होने का खतरा रहता है। तो जब स्रोत कहता है कि ये कोनियम के बाद इन लोगों में अच्छा काम करता है, तो वो एक बहुत गहरी बात कह रहा है।
वो कह रहा है कि पहले कॉनियम ने शायद किसी तात्कालिक समस्या पर काम किया और अब कैल्केरिया आर्सेनिकोसा उस व्यक्ति की सालों पुरानी गहरी जड़ पर काम कर सकता है। ये सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि व्यक्ति के पूरे स्वास्थ्य के इतिहास और उसकी नींव पर काम करने जैसा है। कमाल है। तो ये सिर्फ एक दवा की प्रोफाइल नहीं, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। चलिए आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने कैल्केरिया आर्सेनिकोसा की एक छोटी सी प्रोफाइल से शुरू किया और एक बहुत गहरी समझ तक पहुंचे। ये सिर्फ चूने और आर्सेनिक का मिश्रण नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिनका शरीर और मन एक बड़े बदलाव के तूफान से गुजर रहे हैं, चाहे वो शराब छोड़ने का सदमा हो या मेनोपॉज का हार्मोनल बवंडर। बिल्कुल। और इस कहानी का मुख्य किरदार है अति संवेदनशीलता, एक ऐसी नाजुक अवस्था जहां जरा सी भावना दिल में तूफान ले आती है और दिल की एक छोटी सी खराबी दिमाग में भूचाल ला सकती है। सही कहा। ये प्रोफाइल हमें याद दिलाती है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों के बीच की दीवारें असल में बहुत पतली हैं, या शायद हैं ही नहीं। ये सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा है। तो असल में ये पदार्थ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें कोई एक खास बीमारी है, ये उन लोगों के लिए है जिनका पूरा सिस्टम ही एक नाजुक तार पर चल रहा है। शरीर और मन का कनेक्शन इतना कमजोर हो गया है कि जरा सी भी भावनात्मक चिंगारी पूरे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट कर देती है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से बयान किया है। ये लक्षणों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक अवस्था का चित्र है, एक बहुत ही नाजुक, संवेदनशील और अस्थिर अवस्था। ये एक बेहतरीन सारांश है और हमेशा की तरह हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहेंगे। आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा टेक्स्ट हमें भावनाओं और शरीर के गहरे कनेक्शन के बारे में कितना कुछ बता सकता है, कैसे एक भावना दिल की धड़कन बन जाती है और दिल की सेहत दिमाग की। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अपने जीवन में ये कनेक्शन कितना गहरा है। तो आज का सवाल ये है, जब हम कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया या मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं, तो क्या ये सिर्फ मुहावरे हैं या हमारा शरीर सच में हमारी भावनाओं को सुन और महसूस कर रहा है उन तरीकों से जिन्हें विज्ञान अभी समझना शुरू ही कर रहा है?